दोस्तों, आपको फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का वो डायलॉग याद है जिसमें अली फजल पीयूष मिश्रा से कहते हैं, पाजी एक गल पूछूं आपसे? और वो जवाब में कहते हैं, कश्मीर छोड़कर सब कुछ पूछ लो। कश्मीर के बारे में सवाल करना जितना जरूरी है, उसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। कश्मीर का सवाल हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इससे जुड़ी जरूरी बातें पता होनी भी चाहिए। साल 2019 कश्मीर और वहां के लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहा। कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए हटाया गया। यदि हम कश्मीर, आर्टिकल 370 और सेक्शन 35 ए के बारे में बेहद अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमें आज़ादी के समय में लौट कर जाना ही होगा। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 से पहले तक इंडिया के ज्यादातर हिस्से पर लगभग 100 सालों तक राज किया। इंडिया के लोग ब्रिटिश रूल से खुश नहीं थे और उनके जुल्म इंडियंस पर बढ़ते जा रहे थे। ब्रिटिश रूल को खत्म करने का फर्स्ट स्टेप लिया गया था 1857 में। इसे फर्स्ट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भी कहा जाता है। और इसके एक साल बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर इंडिया पर रूल करने की इच्छा जाहिर की। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बिना किसी पार्टिसिपेशन के इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी। धीरे धीरे इन एक्ट में सुधार किए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के जरिए इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने की परमिशन दी गई थी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही इंडिया आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश पीरियड के इनिशियल डेज में इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया के स्टेट से अलग थे और इनका पॉलिटिकली काम करने का तरीका भी अलग था। 1935 में हुए इम्प्रूवमेंट्स के बाद इंडिया जियोग्राफिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया और सेकेंड थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में 9 प्रोविंसेस और कुछ दूसरे एरिया शामिल थे। प्रिंसली स्टेट्स का नंबर लगभग 565 था, जिनमें राजाओं, निजाम और नवाबों का रूल था। प्रिंसली स्टेट्स की खास बात ये थी कि इन्हें ब्रिटिश क्राउन में शामिल नहीं किया गया था। वहाँ राजाओं, नवाबों को रूल करने की परमिशन दे दी गई थी। प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिलेशंस को सुप्रीम पावर नाम दिया गया था। इसमें ब्रिटिश क्राउन ने एक्सटर्नल रिलेशन और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं प्रिंसली स्टेट्स के पास इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। 1935 में संघीय योजना के बारे में बात की गई थी। इसके साथ ही 1935 एक्ट की भी बात की गई थी, जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक अलग यूनिट बनाई गई थी। 1937 में प्रोविंसेस को कुछ फ्री राइट्स दिए गए थे, जिसके अनुसार प्रोविंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे थे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गए थे। प्रिंसली स्टेट्स ने प्रपोज्ड फेडरेशन के लिए परमिशन नहीं दी थी और इसी वजह से 1935 में भारत का महासंघ बनने का सपना सच नहीं हुआ था और 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक्ट के इस हिस्से को हटा दिया गया था। इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट तेज हो गया था और इंडिया के हर हिस्से से आज़ादी की मांग उठने लगी थी। इंडिया को फ्रीडम देने की सोच के साथ ही साल 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा गया था। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां के लेबर लीडर स्टेफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में मार्च 1942 में इंडिया भेजा गया था, जिसका पर्पस इंडिया में पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करना था। जहां एक और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर इंडिया पर जापान के अटैक का डर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इन सिचुएशंस में ब्रिटेन को भारत से सपोर्ट मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रिटेन पर अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन की ओर से ये प्रेशर डाला जा रहा था कि वो इंडिया का सपोर्ट गेन करे। इंडिया ने एक कंडीशन पर अलाइड नेशंस को सपोर्ट देना एक्सेप्ट किया कि इसके बदले इंडिया को वॉर के बाद कंप्लीट फ्रीडम दी जाएगी। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि क्रिप्स मिशन को सक्सेस ना मिले, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को कभी भी पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को पावर ट्रांसफर का समाधान खोजने के लिए भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके मेंबर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन जब दिल्ली आया था, तब यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से इनकी बातचीत हुई थी।
इस मिशन की रिकमेंडेशंस थी कि भारत राज्यों का एक संघ यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा। इसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों ही यूनिट्स शामिल होंगी। डेलीगेशन सिर्फ फॉरेन, डिफेंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन सब्जेक्ट्स पर ही बात करेगी, जबकि प्रिंसली स्टेट्स इन सब्जेक्ट्स को छोड़कर अपनी बाकी पावर्स का यूजेज जारी रख सकती थी। इस मिशन का कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो को देखते हुए इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स इंडियन फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेगी। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सपना सच हुआ और इंडिया में आज़ादी का जश्न मनाया गया। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम था, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिया था। या तो वो इंडिपेंडेंट रहें, या वो इंडिया में शामिल हों, या फिर पाकिस्तान में। प्रिंसली स्टेट्स को लोकल लैंग्वेज में रियासत, रजवाड़े या देशी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश एम्पायर द्वारा डायरेक्टली गवर्नड नहीं की जाती थी, बल्कि इंडियन रूलर्स ही इन पर रूल करते थे। लेकिन इन इंडियन रूलर्स को इनडायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर ही कंट्रोल करता था। आज हम जिस इंडिया को देखते हैं, उसकी कल्पना बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल के शायद साकार नहीं हो पाती। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की जब भी बात होती है, तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी लीडरशिप, स्किल्स और हार्डशिप से 565 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया गया था। यदि पटेल छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स को एक नहीं कर पाते, तो हमारा भारतवर्ष का सपना शायद कभी पूरा नहीं हो पाता। उस टाइम रियासतों को इंडिया में मर्जर की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। उन्हें प्रिंसली मिनिस्ट्री का हेड बनाया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले 3 साल सरदार पटेल कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे। वैसे आज़ादी से पहले ही सरदार पटेल सिविल सर्वेंट वीपी मेनन के साथ मिलकर कई इंडिजिनस स्टेट्स को भारत में मर्ज करने के लिए काम शुरू कर दिए थे। वीपी मेनन प्रिंसली मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे। उस समय प्रिंसली स्टेट्स लगभग 48% इंडियन टेरिटरी एवं 28% पॉपुलेशन को कवर करती थी। कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया में शामिल होने का डिसीजन लिया था, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का। तो वहीं कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा रखती थी। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें ऑटोनॉमी यानी लोकली रूल करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इंडिया में उस समय 565 छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। इसमें हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, बड़ौदा और मैसूर जैसी दूसरी प्रिंसली स्टेट्स की कंपैरिजन में 100 बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वहीं कुछ बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इन सभी प्रिंसली स्टेट्स में ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम था और यहाँ राजा के ऊपर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। राजा के राइट्स को सुपर पावर माना जाता था और कई बार यहाँ की पब्लिक किंग के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करती थी। इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मर्ज करना कोई आसान काम नहीं था। पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स से अपील की कि वे इंडिया के इंटीग्रिटी को बनाए रखने में सपोर्ट करें। उनके प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करने के काम को लेकर लंदन टाइम्स ने लिखा था कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन का काम उन्हें जर्मनी के बिस्मार्क से भी ज्यादा ऊंचा स्थान देता है। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी को यूनिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक उसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने भी आज़ाद भारत को एक लार्ज कंट्री बनाने में सबसे खास भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मार्क को जहां जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, वहीं पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं।